मुलायम को पीएम बनाने की तैयारी, लखनऊ के बाद अब दिल्ली की बारी। मुलायम करेंगे दिल्ली में राज, आजमगढ़ से हुआ सपने का आगाज। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। मुलायम सिंह यादव को दिल्ली की गद्दी पर बिठाने का सपना पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी ने चुनावी रण का आगाज आजमगढ़ से कर दिया। लगभग 3 लाख लोगों की भीड़ सपा के दिग्गजों को सुनने आई थी। रैली में नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस सरकार पर घोटालों के केवल आरोप नहीं है, कांग्रेस घोटालेबाजों की सरकार भी है, भ्रष्टाचारी सरकार है। अब सवाल उठेगा कि अगर कांग्रेस घोटालेबाजों की सरकार है तो साहब समर्थन क्यों दे रहे हो आप? खैर, ये सियासत है, यहां वोटों की फसल जज्बातों की जमीन पर ही उगाई जाती है। कहने और करने में फर्क होता तो है, बाकी तर्कों की तरकारी बनाने के बजाय भावनाएं समझिए आप, और भावना ये कि भाई साहब को सिर्फ और सिर्फ दिल्ली चाहिए। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ दिल्ली से हैं। हमारे साथ शिव प्रताप शुक्ला साहब की जो कुर्सी है वो सुरक्षित है, वो आने वाले हैं। आबिद हुसैन साहब बैठे हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। एसपी यादव साहब हैं, आप जंतु उद्यान राज्य मंत्री हैं। आप सभी से बात करूंगा। शिव प्रताप शुक्ला साहब रास्ते में, मेरी फोन पर उनसे खुद बात हुई है। कुर्सी इसलिए दिखाई ताकि वो ये ना कहें कि आपने वैसे हमारी कुर्सी सुरक्षित नहीं रखी। तो शुक्ला जी, आपकी कुर्सी सुरक्षित है। तो आजमगढ़ की रैली में लोगों के विशाल जनसमूह के बीच मुलायम सिंह यादव और आजम खान और अखिलेश जमकर दहाड़े। खास बात यह रही कि अपने ज्यादातर भाषण में आजम खान मुलायम की तारीफों के कसीदे पढ़ते नजर आए, और विरोधियों को तो खैर सबने पटखनी देने की कोशिश की ही। आजम खान ने तो कातिल जैसे शब्द का भी इस्तेमाल किया। एक ऐसी भ्रष्ट सरकार है, न्यायी सरकार को आपने हटाया। हमारे बहुत सारे नेता विश्वास नहीं कर रहे थे कि इतना जन समर्थन समाजवादी पार्टी को मिलेगा, बहुमत मिलेगा। यहाँ की जनता ने, यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी को बहुमत दिलाया है। लखनऊ में सरकार बनाने के बाद सपा ने आजमगढ़ में 2014 लोकसभा चुनाव को देखते हुए पहली रैली की। यहाँ लोहिया के शिष्य को सुनने के लिए 3 लाख लोगों का समंदर मंच के सामने हिलोरे मार रहा था। कहा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान यही है सही। केवल हिंदुस्तान कहने से नहीं, हिंदुस्तान। हमारे सभी आम लोग कहेंगे आपसे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान कहेंगे। अब मुलायम दिल्ली जाएंगे, देश बचाएंगे। मंच से मुलायम ने कहा कि देश का विकास मुसलमानों और किसानों ने किया है। भाषण चुनावी है, बारीकियों पर मत जाइए, भावनाओं को समझिए। जब भी कभी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व की सरकार बन जाए दिल्ली में, तो करके दिखा देंगे कि महंगाई नहीं बढ़ेगी, रोजगारी नहीं बढ़ेगी, कि देश का विकास कोई नहीं किया, किसान और मुसलमान। अगर देश का जो भी विकास अभी तक हुआ है वो विकास किया है किसान और मुसलमान ने। मुलायम तो पहले से ही कहते आए हैं कि आजम अखिलेश के बीच क्या है नहीं मालूम, लेकिन आजम मुझसे नाराज नहीं हो सकते, और आजम नाराज नहीं है, इसका सबूत आजमगढ़ में मंच पर मिल गया। एक गुलदस्ते की शक्ल में देखना चाहते हो, रंग रंग के फूल हो, मुख्तलिफ खुशबुओं के फूल हो, एक गुलिस्तान हो ऐसा जिसमें सबको जीने और फलने फूलने का हक हासिल हो, उसका नाम मुलायम सिंह यादव है। उसका नाम सभी यही बात करेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि रेलवे स्टेशन पर लिखा होता है यह राष्ट्र की संपत्ति है, इसे संभाल कर रखिए। राष्ट्र की संपत्ति के वारिसों, मैं आपसे कहता हूं ये राष्ट्र की संपत्ति है, इन्हें संभाल कर रखिए। मौका था तो आजम आगे आए और सांप्रदायिक ताकतों को रोकने की अपील की। आजम पूरे रंग में दिख रहे थे। आजम विपक्षियों पर बाण चलाते रहे और मुलायम के सपने को चमकाते रहे। हम पिल्ला हैं, हमें बुरा नहीं लगा, क्योंकि पिल्ला कहने वाला
कातिल से समझौता हो सकता है, लेकिन इंसानियत के कातिल से समझौता नहीं हो सकता। मंच पर चढ़कर मुखिया अखिलेश ने प्रदेश की सीमाओं के भीतर रहते हुए विपक्षियों पर वार किए। फिर रामपुर के राजा आजम खान के तीरों से सियासत का कोई सांप्रदायिक सूरमा नहीं बच पाया। फिर मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस को कोसा, किसानों की कर्मठता बताई, मुसलमानों का महत्व समझाया। भारी जनसैलाब के बीच आजमगढ़ से सपा का आगाज अच्छा रहा और अंजाम आने वाला वक्त तय करेगा। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी की देश बनाओ देश बचाओ रैली के समापन के बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि इस रैली से जुटे भीड़ को देखकर अभी भी पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का जनाधार है। लेकिन देखना ये होगा कि 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को कितने वोट मिलते हैं और इस रैली का असर पूर्वांचल में क्या जाता है। राजीव कुमार, समाचार प्लस, आजमगढ़। जी चलिए मंत्री से बात करते हैं। मंत्री जी नमस्कार। आजमगढ़ आपके लिए बेहद लकी रहा भाई। 1 जनवरी 2012 को भी मुलायम सिंह ने यहीं से विधानसभा चुनावों का शंखनाद किया था। लोकसभा चुनावों का बिगुल भी आपने आजमगढ़ से ही फूंका। आज वैसे क्या रहा खास आपके हिसाब से? आपकी निगाहें दरअसल दूसरी चीजें देखती हैं। देखिए ऐसा है, आज सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले आजमगढ़ में जितनी भी रैलियां हुई हैं उसका रिकॉर्ड टूट गया। खुद अपने ही पार्टी द्वारा पिछले मतलब आज जो रैली की गई थी वो भी उसका भी रिकॉर्ड टूट गया। और चूंकि सूरज भी पूरब में निकलता है और ये पूर्वांचल में जो रैली हुई है इससे ये साबित हो गया आजमगढ़ में कि समाजवादी पार्टी जो 2012 का जो विधानसभा के चुनाव में जो रिजल्ट आए थे उससे भी बढ़कर जो है लोकसभा चुनाव। अच्छा ये बताइए कि नरेंद्र मोदी तक आपका जवाब पहुंचा कि नहीं पहुंचा? मंत्री जी नरेंद्र मोदी तक जवाब पहुंचा कि नहीं? क्योंकि आप लोग कह रहे थे ना कि झांसी और कानपुर से बड़ी रैली करके मोदी जी को जवाब दिया जाएगा, तो मोदी तक जवाब पहुंच गया? जी 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 देखिए ऐसा है, अब मोदी हम जनता में अपना जो है अपनी बात रखते हैं और नेताजी जो उसमें जिनका आप नाम लें कोई तुलना नहीं है। हम जो है देखिए ऐसा है, एक छोटे से प्रांत के मुख्यमंत्री की तुलना और नेताजी से करना ये जो है हमारे ज्यादा मुनासिब नहीं है। और हमारे नेताजी का जो है देखिए पूर्वांचल जहां तक सवाल है, ये पूर्वांचल की वो धरती है जहां पर जहां के लोग समाजवादी पार्टी और नेताजी को बेहद मानते हैं। इसलिए कि समाजवादी पार्टी जब मौका मिला, नेताजी ने पहली बार जब मुख्यमंत्री बने 89 में तो पूर्वांचल विकास निधि का उन्होंने फंड दिया। इसके अलावा आज मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में जौनपुर में है, तमाम चीनी मिलें बनाई गई, नई चीनी मिलें बनाई गई। जो पुरानी चीनी मिल था जिसको सरकार में बेच दिया गया था उसका मरम्मत करके चालू कराया गया। अच्छा, मंत्री जी मंत्री ठीक है, आप नेताजी की बात करें तो मैं भी नेताजी की बात कर लूं। मुलायम सिंह की बात मैंने सुना, उन्होंने कहा कि देश में बेताशा महंगाई बढ़ रही है, गरीबी कम नहीं हो रही है, केंद्र सरकार आंकड़े छुपा रही है, हर मोर्चे पर नाकाम है केंद्र सरकार। और अगर वाकई ऐसा है तो फिर आप लोग केंद्र को समर्थन क्यों दे रहे हैं भैया? आखिर कब तक सांप्रदायिकता का गाना गाते गाते आप लोग दो मुही बातें करते रहेंगे? मंत्री जी सवाल तो बड़ा ही है। देखिए ऐसा है, जैसा कि हमने कई बार कहा कि 1992 में जो समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था उस समय देश में सांप्रदायिक ताकतें बहुत जबरदस्त जो है उन्माद मचा रही थी और देश के टुकड़े टुकड़े करना चाह रही थी। और उसी समय समाजवादी पार्टी का गठन किया गया सांप्रदायिक शक्तियों को परास्त करने के लिए, सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए और धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में जो है मतलब काम करने के लिए समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। उसी सिद्धांत के अनुसार जो है हम केंद्र में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए, विघटनकारी शक्तियों को रोकने के लिए हम कांग्रेस पार्टी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। जहां तक ये कहावत है कि राक्षस को मारने के लिए शैतान का भी मदद लिया जाता है, शैतान को भी का भी मदद किया जाता है। तो यानी आपका मतलब है कि भाजपा राक्षस रूप की जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं उनको उनका समूल नाश करने के लिए
नहीं, आपका मतलब है कि आरएसएस और भाजपा राक्षस है और कांग्रेस और केंद्र सरकार शैतान है। कांग्रेस और केंद्र सरकार शैतान है ना मंत्री जी? देखिए, मैंने कहा है कि सांप्रदायिक शक्तियों को, सांप्रदायिक शक्तियां जो भी हैं, यही तो मैं कह रहा हूं, वो राक्षस है ना, और सांप्रदायिक शक्तियों रूपी राक्षसों को खल्लास करने के लिए आप कांग्रेस रूपी शैतान का साथ दे रहे हैं और ले भी रहे हैं। नहीं, हम देखिए साहब, वही तो मैंने कहा, जैसे वो नहीं कहा। अगर महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारे सच्चर कमेटी और जो है रंगनाथ मिश्रा कमेटी की जो आयोग की जो रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार लागू नहीं कर रही है, जिससे मुसलमानों की जो आर्थिक स्थिति है और जो बदहाली है वो दूर हो सके, और महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो ये शैतानी प्रवृत्तियां हैं। इसको तभी जो है, चूंकि राक्षस को मारने के लिए हम शैतानी प्रवृत्तियों मंत्री जी, आपके समाचार पक्ष पर आपकी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी, खत्म हो जाएंगे तो इनसे भी निपट लिया जाएगा। सबसे बड़ी खबर दे दी मंत्री जी आपने। वो ब्रेकिंग न्यूज है कि मुलायम सिंह के खासम खास और यूपी के मंत्री एसपी यादव ने केंद्र सरकार और कांग्रेस को शैतान कहा। देखिए, हमने ये कहा कि ये जो महंगाई या भ्रष्टाचार या ये है, ये इसके लिए अगर कोई दोषी है तो शैतानी प्रवृत्ति है। हाँ। तो लेकिन हम राक्षस रूपी जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, हाँ। जो मुंह बाए खड़ी हैं, उनको मारने के लिए हम शैतान का सहारा लेंगे। मतलब आज हमारे स्टूडियोज में मंत्री जी, आज हमारे स्टूडियोज में राक्षस भी हैं और शैतान भी हैं। आबिद हुसैन साहब रिएक्ट कीजिए, शैतान हो गया भाई आप लोग तो। देखिए, ऐसा है, हर बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं होता है। जो भाषा समाजवादी पार्टी और दूसरे दल इस्तेमाल करते हैं, हाँ। कांग्रेस का कल्चर नहीं रहा वैसी जबान इस्तेमाल करने का। हाँ। हम इतना जानते हैं कि इस देश की जनता के सामने इस प्रदेश में, जहां उत्तर प्रदेश में, जहां हम आपके इस चैनल के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं, वहां के अंदर 2-3 दल अपनी बात कहना चाहते हैं जो राष्ट्रीय दल नहीं है। न समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय दल है, न बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल है। टेक्निकली राष्ट्रीय दल होना अलग चीज है, लेकिन सच्ची बात यह है कि उनका जो कार्य क्षेत्र है वो यूपी के बाहर बहुत नॉमिनल सा है। इन दोनों में टोटल होड़ ये लगी हुई है कि हमारे एमपी कितने ज्यादा से ज्यादा जीते। हमारे एमपी, समाजवादी पार्टी चाहती है हम बसपा से ज्यादा जीते, बसपा चाहती है हम समाजवादी से ज्यादा नंबर ले जाएं, और ताकि जब हंग पार्लियामेंट आने की संभावनाएं बढ़े, हाँ। तो हम बार्गेन कर सकें। ठीक है, यही इन्होंने किया भी था। ठीक है, और इसलिए किसी न किसी मौके पर कांग्रेस का उसूल विकास का, कांग्रेस का उसूल कोई गुनाह नहीं ना जी। राजनीति में ये इच्छा रखना कोई गुनाह नहीं, कोई बुरी बात नहीं। मैंने कहा ही नहीं कि ये गुनाह है। उनका लक्ष्य बता रहा हूं। कांग्रेस का लक्ष्य नॉन कम्युनल अंदाज में काम करना, देश की विकास के लिए काम करना, और अपनी जिस बुनियाद पर कांग्रेस का जन्म हुआ उसको लेकर चलने वाली नीति पर रहा है। इसीलिए कांग्रेस इस मुल्क में होने वाले चुनाव में इस देश की जनता ने कहीं ऐसा जरूर हुआ कि प्रदेश स्तर पर रीजनल पार्टियों को सत्ता दी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब चुनाव हुए तो वही जागरूक जनता ये समझती रही। आप लोग अपने फोन थोड़ा बंद कर लें प्लीज। इस देश का विकास किन सुरक्षित हाथों में या किस बेहतर पार्टी के हाथ में रह सकता है। ठीक है, शुक्ला जी भाई, आपको तो मंत्री जी ने राक्षस कहा, कांग्रेसियों को चलो शैतान कहा, आपको राक्षस कहा, और मंच से भी जमकर कोसे गए आप। आजम खान साहब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देश का दुश्मन बता दिया आप लोगों को। मोदी पर निशाना साधा गया, कहा कातिलों के हाथ में देश नहीं देंगे। मुझे सोनिया गांधी की याद आती है, जब गुजरात विधानसभा में चुनावों के वक्त उन्होंने मोदी जी को मौत का सौदागर बताया था। क्या ये कुछ वैसा ही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है क्या, बार बार ऐसी बातें कह के? और आप लोग क्या वाकई राक्षस हैं? देखिए, कौन राक्षस है अतुल जी, कौन नहीं है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी कुछ राक्षसी शक्तियों ने जबरदस्ती पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपने खूनी पंजों से रौंद डाला। और आज आजम खान ने जिस रैली को संबोधित किया है, जिस स्थान से संबोधित किया है, हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं है, शिकोहाबाद है, इटावा है, मैनपुरी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ भी वही स्थान है
जो कहीं न कहीं मुलायम सिंह जी के पसंद का क्षेत्र रहा है। हाँ। और पिछली बार मुलायम सिंह जी के पसंद के बावजूद भी मुलायम सिंह का प्रत्याशी वहां बुरी तरह से हार गया और भारतीय जनता पार्टी उसी आजमगढ़ में जीती है। 10 में 9 विधानसभा सीटें मुलायम सिंह जी की पार्टी के पास हैं। मैंने आजमगढ़ की बात कही है। हाँ। कि आजमगढ़ में जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। और आज ये मैं कह सकता हूं कि मोदी जी की रैली के प्रतिक्रिया में वह आजमगढ़ को इस नाते चुने कि वह इस बात को बता सके कि हम पिछड़ों, क्योंकि उनके रैली का पूरा फोकस है पिछड़ों पर। और उस पिछड़ों, इन्होंने ये कहा कि हम पिछड़ों को कहीं बिछोड़ने नहीं देंगे। हमने तो कभी कहा नहीं। हम तो पूरे देश में अगड़े पिछड़े हिंदू मुसलमान सबको लेकर के चलना चाहते हैं। वो फिरका परस्ती करना चाहते हैं, वो सांप्रदायिकता का बीज बोना चाहते हैं। कह आरोपित मेरे ऊपर कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं मन में उन्हीं का है और वही कातिलों की भूमिका अदा कर रहे हैं। और कातिल ही राक्षस होता है, कोई और नहीं। तो जिस कातिल की बात मैं कर रहा हूं वह एक दूसरे को राक्षस कर रहा है, लेकिन वास्तविक राक्षस तो वही है। मंत्री जी मुझे बताइए, आजम खान साहब ने आज आरएसएस को देश का दुश्मन कहा, लगातार सारे लोग कहते हैं। नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, कातिल शब्द का इस्तेमाल किया। क्या ये वही गलती है जो सोनिया गांधी ने गुजरात विधानसभा चुनावों के दौरान की थी जब मोदी को मौत का सौदागर बताया था? क्या इस तरह की जो भाषा, इस तरह के जो चीजें हैं, क्या वो फिर से हम दोहरा रहे हैं? क्या वही पुराना इतिहास हम रिपीट कर रहे हैं? क्या बात तो विकास की होनी चाहिए। हालांकि आजम खान साहब ने अच्छी बातें भी कही। देखिए, ऐसा है कि अभी आरएसएस का एक बयान आया है कि हिंदू जो है इतने बच्चे पैदा करें, आबादी कम हो रही है। बताइए, देश की आजादी जब आजाद हुआ था तो 40 करोड़ जो है आबादी थी, आज 130 करोड़ हो गई है। तो क्या इसमें क्यों मुसलमानों की आबादी बढ़ी है? तो इस तरीके से बात ये लोग करते हैं तो ये मानवता के खिलाफ है और देश की जो जनसंख्या का जो नीति है उसके भी खिलाफ है। और जहां तक सवाल है आजम खान साहब का, उन्होंने जो जिस तरीके से कत्लेआम हुआ गुजरात में, उसी के तरफ इशारा किया है। जो नरेंद्र जो है गुजरात में 15,000 लोग मारे गए थे, जिनका हम नाम दे रहे हैं उनकी सरकार में। तो अगर उन्होंने कहा तो मानवता के कातिल तो ही है। अच्छा, ठीक है। अब मुझे बताइए कि मोदी के ऊपर कटाक्ष किया आजम खान साहब ने और ये भी कहा कि हाँ, हम कुत्ते के पिल्ले हैं और हमको पिल्ला कहने वाला हमारा बड़ा भाई है, वो बड़ा पिल्ला है। सार्वजनिक मंच से जहां 2-3 लाख लोगों की भीड़ बैठी हो, जहां पे इतने विद्वान और वरिष्ठ लोग बैठे हों। आजम खान साहब बहुत विद्वान हैं, मैं उनका व्यक्तिगत तौर पर बड़ा सम्मान करता हूं, बड़ा एहतराम करता हूं। उनकी नॉलेज, उनकी ईमानदारी, आज तक उनके ऊपर एक भी आर्थिक घोटाले का आरोप नहीं लगा। ये अच्छी चीजें हैं, लेकिन जब वो इस तरह की भाषा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनके चाहने वाले हैं, क्योंकि उनको इस तरह की भाषा की उम्मीद आजम खान साहब से होती नहीं है। यादव साहब, क्या शोभा देता है? मंत्री जी देखिए, ऐसा है, एक्शन हैज इट्स ओन रिएक्शन। ये न्यूटन का सिद्धांत है, एक्शन के ऊपर रिएक्शन होता है। हाँ, तो इसके बारे में यही मैं कहना चाहूंगा। हाँ, लेकिन मोदी ने ये बात तो बहुत पहले कही थी। आजम खान साहब तो आज क्रिया का प्रक्रिया होता है, वो तो मुझे पता है, होता है। जैसा उन्होंने कहा वैसा हमारे नेता ने जवाब दिया। ये कितना मासूम जवाब है आपका मंत्री जी। नहीं तो हम भी नहीं, देखिए, ऐसा है, मौके पे बोला जाता है। आज जो है रैली में उन्होंने कहा था, रैली में हमारे माननीय आजम खान साहब ने कहा। शुक्ला जी, गैर जरूरी चीजों पर आजकल हमारे राजनेता दिग्भ्रमित हो रहे हैं क्या, और दिग्भ्रमित जनता को कर भी रहे हैं क्या? जो मूल मुद्दे हैं वो हमारे हाथों से अलग हटते जा रहे हैं। मोदी ने एक अच्छी बात कही कि हम हिंदू और मुसलमान आपस में क्यों लड़ते हैं। मुसलमान को चाहिए गरीबी से लड़े, हिंदू को चाहिए गरीबी से लड़े। आजम खान साहब ने आज अच्छी बातें कही। लबू लोग ऐसे ही था कि हम शिक्षा, गरीबी, उन चीजों से लड़े जो हमें पीछे लेकर जाती हैं। देखिए, मोदी जी के इधर के जितने रैलियों में भाषण आपने सुने होंगे, चाहे कहीं भी, मोदी जी वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की हैसियत से बोल रहे हैं। और किसी भी प्रधानमंत्री को
इस देश में हिंदू और मुसलमान में बांटने का अधिकार नहीं है और न होना चाहिए। मोदी जी उस हैसियत से बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुसलमान को इस देश के नागरिक मानती रही है। ये लोग जरूर मुसलमान को अपना वोटर मानते रहे हैं। मुसलमान को अगर वोटर से हटा करके नागरिक के रूप में लेकर के चलेंगे तो मुझे लगता है कि मुसलमान भारत के बाहर का नहीं है, मुसलमान यहाँ का है। परिस्थितियां ऐसी है कि हम लोगों के ऊपर जो आरोपित जरूर लोग करते हैं कि ये सांप्रदायिक है। तो आप लोग ऐसी बातें करते हैं कि जो हिंदू की बात करेगा वो देश में राज करेगा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो बाकी लोग क्या गौरवान्वित नहीं है? क्या मुसलमान, सिख, ईसाई, पादरी, जैन, बौद्ध, क्या उनको गर्व की अनुभूति नहीं होती? जब आप लोग ऐसी बातें करते तो सवाल तो नहीं है ना। अतुल जी, हम देखिए बहुत साफ स्थिति है कि अपने जाति पर अभिमान करने का अधिकार सबको है। हाँ। लेकिन अपने जाति के द्वारा किसी दूसरे को प्रताड़ित करने को सभी गलत मानते हैं, हम भी गलत मानते हैं। हम अपने खानदान पर गर्व करें, क्यों न करें? ठीक है, हमें करना चाहिए। ठीक है, हम हिंदू हैं, इस नाते हमें हिंदुत्व पर गर्व करना चाहिए। ना। लेकिन हिंदुत्व आप हिंदुस्तानी क्यों नहीं बोल सकते? आरएसएस की इसी विचारधारा में तो आजम खान साहब नाराज हो जाते हैं। आरएसएस की इसी विचारधारा के चलते तो वो निशाने पर रहता है कि आप सिर्फ एक जाति या एक मजहब विशेष की बात क्यों करते हैं? आप पूरे समग्र हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करते? आप पूरे राष्ट्र की बात क्यों नहीं करते? सबको साथ लेकर चलने की बात क्यों नहीं करते? आरएसएस से बढ़कर के राष्ट्रवादी इस देश में अगर चलिए ठीक है, चर्चा दूसरे आरएसएस ठीक है, आरएसएस के मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आ रहा हूं सुपर जी, आपके करने का काम करता आ रहा हूं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, समाजवादी पार्टी के मंच पर आज आजम खान साहब का जो भाषण रहा वो सबसे चुटीला रहा, सबसे पैना रहा, सबसे ज्यादा हमलावर रहा और सबसे ज्यादा सारगर्भित रहा। मैं अगर 3 महत्वपूर्ण बातें कहूं आपसे पूछने के लिए, तो क्या आपको 3 बड़ी बातें लगी उस भाषण में? देखिए, भाषण तो राजनेता जो देते हैं उसमें बहुत सारी चीजें, वो एक तरह से फिल्मी प्रदर्शन है कि सिनेमा में आप क्या बोलते हैं वो उसमें रोचकता भी होनी चाहिए, उसमें कटाक्ष भी होना चाहिए, उसमें नीति भी होनी चाहिए, दर्शन भी होना चाहिए, ह्यूमर भी होना चाहिए। तो भाषण तो अब कोई ऐसा रहा नहीं कि वाजपेयी और जवाहरलाल जैसा भाषण सुनने को मिले। लेकिन आज की रैली के 2-3 मायने बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात मैं कहूंगा एसपी यादव जी के लिए, उनकी पार्टी को समझने के लिए, समाजवादी पार्टी के आंतरिक शक्ति संतुलन को जो लोग समझते हैं उनको आज मुलायम सिंह ने एक संदेश दिया। लंबे अरसे से लोग कह रहे थे कि आजम खान कमजोर हो गए, फला ऊपर चले गए, फला नीचे आ गए। आज की रैली में लखनऊ से जब विशेष विमान से उड़े तो पिता पुत्र के अलावा उस विमान में केवल आजम खान थे। मुलायम सिंह हाथ पकड़कर साथ लाए, उनकी बगल की सीट पर बैठे आजम खान, और आजम खान ने मुलायम सिंह के बारे में जितना बोला उससे ज्यादा मुलायम सिंह ने अपने भाषण में आजम खान के बारे में बोला। तो एक तो समाजवादी पार्टी के लिए भी मैसेज है एक बड़ा। पार्टी जो तमाम अलग अलग टापुओं में कभी कभी भटकने लगती है और तमाम तरह के इल्यूजन पैदा होते हैं, भ्रम पैदा होते हैं, मुझे लगता है मुलायम सिंह उस भ्रम को भी छाटना चाहते थे। इसलिए दोनों ने आज अपनी बात में कहा, आजम खान ने भी कहा कि मुलायम सिंह मेरे बिना नहीं रह सकते, और मुलायम सिंह ने भी कहा कि हम आजम खान के बिना नहीं रह सकते। एक तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात थी। दूसरी बात, मुलायम सिंह यादव खाटी राजनेता है, वो 24 घंटे राजनीति में जीते हैं, वो कोई दूसरे व्यवसाय में दिमाग नहीं लगाते, न फैक्ट्री में, न उद्योग में, न शेयर मार्केट में। वो 24 घंटे राजनेता है। वो जानते हैं कि ये राजनीति है, ये परी कथा नहीं है। और उत्तर प्रदेश में मोदी की उपस्थिति ने एक अलग किस्म का व्याकरण पैदा किया है। मुलायम सिंह उस व्याकरण की गंभीरता को समझ रहे हैं, इसलिए मुलायम सिंह ने अब उनकी जो मशीन है उसके पेच कसना शुरू किया है। जो ढीले हो रहे थे पुर्जे अलग अलग, आज उस रैली में उन्होंने उसको कसने की कोशिश की। अपने मूल जनाधार को सुरक्षित रखते हुए जनाधार को कैसे बढ़ाया जाए, मुलायम सिंह का 50 मिनट का भाषण इसी एक लक्ष्य को साधता हुआ नजर आया। क्या बोले, किस पर आरोप लगाए, बहुत महत्वपूर्ण नहीं। मूल जो उनका स्वर था, जो लक्ष्य था, जिसका वो संधान करना चाहते थे आज मंच से, मुलायम सिंह आजमगढ़ के मंच से, वो इतना भर था कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं
जिनको आपने देखा रथ यात्रा के जरिए उन्होंने लियोर करने की कोशिश की है, वो लोग इंटेक्ट रहे। और आजमगढ़ जैसा अभी शिवप्रताप जी कह रहे थे और बाकी लोग एसपी यादव जी बता रहे थे, आजमगढ़ एक दूसरे कारण से भी चुना मुलायम सिंह ने। पूर्वांचल में उनकी हैसियत अच्छी है, ये सब बातें ठीक है। पूर्वांचल में आबादी सघन है, अच्छी बात है, सीटें ज्यादा हैं, ये भी समझ में आता है। लेकिन एक और भी कारण है, आजमगढ़ इस देश में सबसे ज्यादा आक्षेप झेलने वाला जिला भी है। इसलिए भी मुलायम सिंह ने आजमगढ़ चुना और इसलिए भी अपने बगल में आजम खान को बैठाया और उस मंच पर पिता पुत्र के बाद सबसे प्रभावशाली उपस्थिति आजम की ही थी। एक संदेश था, वो भी संदेश था, पूरे आजमगढ़ को आतंकवाद के गढ़ के तौर पर भी इस देश में चित्रित किया जाता रहा है। आजमगढ़ की वो पीड़ा भी है। हर आदमी वहां अबू सलेम नहीं है, लेकिन आजमगढ़ के साथ ही दुर्भाग्य है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुलायम सिंह ने चुनने में इस बात का भी ख्याल रखा होगा, वरना ये रैली की और इटावा में कर सकते थे, मैनपुरी में कर सकते थे। भीड़ तो इतनी वो कहीं भी जुटा लेते। भीड़ बहुत महत्वपूर्ण है, वो संदेश देना चाहते थे और मुझे लगता है उस संदेश में मुलायम सिंह सफल रहे जी। और 1 जनवरी 2012 को भी अमिताभ जी, जब विधानसभा चुनावों के लिए मुलायम सिंह जी ने, अखिलेश जी ने जब चुनावी बुगल फूंका था, तब भी आजमगढ़ को ही चुना था। तो बात तो बहुत है। हाँ। ये आबिद भाई मेरी बात से सहमत होंगे। हाँ। विधानसभा चुनाव में हमारे मित्र दिग्विजय सिंह जी आजमगढ़ गए और उन्होंने आजमगढ़ में एक बयान ऐसा दे दिया कि उससे कांग्रेस पार्टी की लुटिया डूब गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये बेनी बाबू कह रहे हैं। मैं तो जानता ही नहीं कि लुटिया डूबी कि नहीं डूबी। ये बेनी बाबू कह रहे हैं जिनको 50 वर्ष का अनुभव है। अमिताभ जी तो बहुत नासमझ हैं, मैं जानता हूं, है ना। बेनी कहते हैं, मैंने पूछा बेनी से कि कांग्रेस क्यों हारी, तो बेनी बाबू ने कहा कि जिस क्षण मैंने टीवी पर दिग्विजय सिंह को ये सुना बोलते हुए आजमगढ़ में, मैंने तुरंत कह दिया कि अब कांग्रेस को कोई बचाने वाला नहीं। आजमगढ़ की तासीर वो है, वहां की जमीन पर यही बात। हाँ। आबिद भाई, जो आजमगढ़ में दिग्विजय जी ने बोली थी, वो बात दिल्ली में वो 5000 बार बोल चुके थे, उसका कोई असर ही नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही आजमगढ़ की पथरीली जमीन पर बोले, वैसे ही उससे ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट ने उत्तर प्रदेश के वोट की संरचना को बदल दिया। आबिद भाई सहमत हैं? जी, देखिए आजमगढ़ इस लिहाज से तो बेहतर है कि सन 78 में मोहसिन आकिब भाई वहां से चुनाव जीतकर कांग्रेस की उन्होंने एक बार फिर से लहर पैदा की थी, जब 76 से और 78 के बीच में हम लोग चुनाव से सत्ता से बहुत दूर कांग्रेस पार्टी परिवर्तन का शहर है, परिवर्तन का शहर है। इस बात से तो अमिताभ जी कहते हैं, लेकिन अमिताभ जी की मैं एक तारीफ जरूर करूंगा, जो कि टेलीफोन पर करता, लेकिन यहां सबके सामने कर दूं कि इनके एनालिसिस में ये बात सही है कि राजनीतिक तौर पर मुलायम सिंह जी ने आजमगढ़ को चुना। जनता से उनको जितना मोह नहीं है, जितना राजनीति 24 घंटे करने वाले जहन के तौर पर उन्होंने जिला चुना। ये बात उनकी सही है कि उन्होंने विकास किया हो या न किया हो, उन्होंने लोगों को साथ लिया हो या न लिया हो, लेकिन वो एक मैसेज देना चाहते हैं। अरे लोगों को साथ नहीं लिया होता तो 3 लाख अभी कहा है अमिताभ जी ने कि 3 लाख तो वो मैनपुरी, इटावा, शुकाबाद कहीं भी इकट्ठा कर सकते थे। और रही बात बीजेपी और समाजवादी पार्टी की, तो अभी शुक्ला जी ने कहा कि मोदी जी जो बोल रहे हैं वो एक प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में उनकी भाषा बदली हुई है। मतलब ये इस बात का एडमिशन है कि उनकी 2 भाषाएं हैं। अच्छी बात। जब वो प्रधानमंत्री के रूप में पार्टी के लोगों ने उनको प्रोजेक्ट किया है तो उन्होंने अपनी भाषा में बदलाव लाए हैं। हाँ। अदरवाइज उनकी भाषा दूसरी है, अदरवाइज उनकी सोच दूसरी है, और उसी सोच के खिलाफ है कांग्रेस। जो सोच आज नहीं दिख रही है, छुपा के बोल रहे हैं। अच्छी बात कह रहे हैं। अमिताभ जी ने कहा कि भाषण के अंदर सजाने के लिए, कटाक्ष करने के लिए, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए होता है, और दूसरी तरफ आजम साहब ने साफ साफ कहा कि हम छोटे पिल्ले हैं। मैं ये शब्द अच्छे नहीं समझता कि मैं रिपीट करूं, लेकिन उनकी शब्दावली है। और वो बड़े हैं, मतलब है दोनों भाई हैं, दोनों एक दूसरे से मिले हुए। मौके की नजाकत। भाई एक बात कहूं, ऐसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दशकों तक जीवित रहते हैं। जी बिल्कुल रहते हैं। अभी अतुल ने कहा कि मोदी ने तो बात पहले कही थी। जी। इंदिरा जी को मरे बरसों गुजर गए, दशकों हो गए। जी। राजीव जी की वो प्रतिक्रिया आज तक गूंजते हैं वो शब्द कि बड़ा पेड़ गिरता है। ऐसे में 10 वाक्य गिना दूं। मोदी जी का वो जो कथन था ना,
वो भारत जैसे बहुधर्मी समाज में नहीं स्वीकार्य होना चाहिए था। सही है, पिल्ली से तुलना ही नहीं हो सकती भाई, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम आपसे इत्तेफाक करते हैं। आप 20% आबादी को हट करके इस देश को चला लेंगे, सत्ता पा भी लो तो चला नहीं सकते। बिल्कुल ये देश नहीं चल सकता। हिंद महासागर में फेंकेंगे क्या? ये देश तो साथ में ही चलेगा, गंगा और जमुना साथ ही बहेगी। ठीक है आजम खान ने कि हिंदू के बिना मुसलमान रह सकता है क्या? नहीं। मुसलमान के बिना हिंदू रह सकता है? नहीं रह सकता। और अब मोदी जी ने भी अपने को सुधारा, उन्होंने भी अपनी रैली में कहा कि मुसलमान को भी गरीबी से दुख है, हिंदू को भी गरीबी से दुख है, आओ मिलकर इससे लड़े। ये देश इसी तर्ज पर चल सकता है। आजम और मोदी दोनों और कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर नेता बदलाव नहीं करेंगे अपने में तो ये देश उनको अस्वीकार कर देगा। ये देश नेहरू के मॉडल को स्वीकार करता है, ये देश वाजपेयी के मॉडल को स्वीकार करता है। ये देश किसी एक मार्ग की ओर झुकने वाली विचारधारा को बहुत लंबे समय तक स्वीकार नहीं करता। जी शुक्ला जी, चलो प्रधानमंत्री पद की लालच में ही सही या उस नाते, उस उम्मीदवार ही के नाते ही सही, अपनी भाषा में और अपनी सोच में परिवर्तन तो लाए मोदी जी। देर आयद दुरुस्त आयद। देखिए, उसमें लालच की कोई बात नहीं है। हर व्यक्ति के एक अपने अपने वसूल होते हैं। मोदी पर हमेशा आक्षेप लगाया गया, लेकिन मोदी जब आज पूरा हिंदुस्तान मान रहा है तो एक हिंदुस्तान के एक अच्छे नेता के रूप में जो उनकी बात है वो अपनी जनता के सामने, वो अपने लोगों के सामने वो पूरी तौर उजागर कर रहे हैं। वो कभी भी आज देखिए, मुलायम सिंह जी की यह रैली, मैं एक प्रतिक्रिया मानता हूं अतुल जी कि जिस तरह से पिछड़े जो हमसे दूर थे, आज वही मोदी के नाम पर पिछड़े भागते चले आ रहे हैं हमारे पास। उनको रोकने के लिए रैली थी, जिसको आदरणीय मुलायम सिंह जी ने आजमगढ़ में करके दिखाने का प्रयत्न किया है। और उन्होंने कहा कि अति पिछड़ों को हम वो करेंगे। अति पिछड़े की बात तो राजनाथ जी ने कहा था, उस समय तो मुलायम सिंह जी ने विरोध किया था। और आज उस अति पिछड़े की बात मुलायम सिंह जी कर रहे हैं, जबकि पिछड़ों में कितने अगर वो हो चुके हैं। इस देश में सबसे पहले, इस देश में, भारत देश में सबसे पहले महादलित और महापिछड़े की जो बात है वो नीतीश कुमार और शरद यादव ने बिहार में कही थी। ना आपने कही थी, ना राजनाथ ने कही थी, ना कांग्रेसियों ने कही थी, ना सपाइयों ने कही थी। राजनाथ जी ने अति पिछड़े, अति दलित की एक परिकल्पना करके के एक बात कही थी और तस्तरी में सजा करके लोगों ने दिया था। उस समय यहां पर विरोध हुआ था। चलिए, मंत्री से एक बात पूछूंगा। मंत्री जी, सभी की बातें हो गई, रस्म अदायगी के लिए ही सही मान लीजिए। अखिलेश जी के बारे में भी तो भाई आखिरी सवाल जरूर पूछना पड़ेगा। मुख्यमंत्री हमारे नौजवान हैं, उनके भाषण में आपको क्या खास लगा? देखिए, ऐसा है जी, बादी अखिलेश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं। वो जो हमारे आज उन्होंने चुनौती दिया कि जो विकास कार्य है, जो हमने कन्या विद्याधन दिया या किसानों के जो है सिंचाई लगाना माफ किया, लैपटॉप वितरण हो रहा है, क्या अन्य प्रदेश भी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने एक चुनौती दिया कि इससे हम प्रदेश को आगे ले जाएंगे और विकास ही मुद्दा उन्होंने दिया और इसमें वो सफल भी रहे हैं। और जिस तरीके से 1.5 साल में जो विकास योजनाएं लागू की गई हैं, ठीक है, वो कभी इतने अल्प पीरियड में नहीं ली। सबसे बड़ी बात उन्होंने किया कि जो घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी के साथ 2012 चुनाव में उसको तेजी के साथ लागू कर रहे हैं। 90% टाइम अप मंत्री जी, टाइम अप। आप सभी लोगों से 30 सेकंड में आपकी रिएक्शन चाहूंगा। पहले आबिद भाई, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। 30 सेकंड फॉर यू। देखिए, विकास की बात करना और विकास करने में बड़ा अंतर है। समाजवादी पार्टी 1 साल में अगर लैपटॉप को बांटना विकास कहते हैं तो ठीक है। हाँ, किसानों का भला करते कुछ जो उन्होंने जो अपनी ठोस योजनाएं हैं उनमें से कुछ करके दिखाया होता। बेरोजगारों को सही तरीके से कोई रोजगार की योजना सामने रखी होती। शिक्षा और मेडिकल क्षेत्र में कम से कम जो महामारियां चल रही हैं, गोरखपुर में हो या और तमाम जगहों पर जहां 400-500 लोग बच्चे मर गए हैं, वहां पर उन्होंने कोई विशेष योजना की होती कि हम अपने दौर में, अपने उसमें हम इस बीमारी को एरेडिकेट कर देंगे, खत्म कर देंगे। इस तरीके की कोई बात करते तो हम समझते हैं कि उनका कुछ ध्यान बेहतर है। अच्छी बात है, अच्छी बात। आज मैं आपकी बात से बहुत इत्तेफाक रखता हूं। आज आपकी बात से मैं बहुत प्रभावित हूं आबिद भाई। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत असरदार तरीके से बात है और सारी बातों को सर माथे पर रखने का जी चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिव प्रताप शुक्ला साहब, फाइनल 30 सेकेंड्स। देखिए, वास्तव में विकास के संदर्भ में अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्रियों में ले जाए
तो आदरणीय नेहरू जी, आदरणीय इंदिरा जी और आदरणीय प्रधानमंत्री ये वाजपेयी जी ने इस देश में वास्तविक विकास करने का वो किया। मुख्यमंत्रियों में मोदी जी ने जिस प्रकार से विकास को गति दिया, आज उसी विकास की बात है कि पूरे देश की जनता आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और ये चाहती है कि नहीं, मोदी अगर आएंगे तो भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, हम विकास की तरफ बढ़ेंगे, हमारे बच्चे नौकरी पाएंगे, देश बढ़ेगा, बहबूदी की तरफ बढ़ेगा और देश की सुरक्षा रहेगी। क्योंकि जिस प्रकार से सुरक्षा से कोई समझौता मोदी जी ने नहीं किया, आज इस देश की जनता इस बात को मान रही है कि जैसे उन्होंने गुजरात को बनाया वैसे पूरे देश को बनाने की स्थिति में रहेंगे। आज यही सबसे बड़ा कारण है कि मोदी फैक्टर सबसे जबरदस्त फैक्टर के रूप में इस देश में उभरा है और मैं समझ रहा हूं कि जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है वह निश्चित ही इस देश में अच्छा फल देगा। ठीक है, देश की सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, देश की सुरक्षा हो, मोदी जी प्रधानमंत्री हो, मनमोहन सिंह जी हो, कोई और बने, मुलायम सिंह जी बने या कोई और बने, देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो, लेकिन फर्जी मुठभेड़ भी ना हो, बच्चियों को आतंकवादी बताकर हलाक भी ना किया जाए। ये भी मैं चाहता हूं ऐसा कि ऐसा ना हो। अमिताभ बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश तक अपनी बात कन्फाइंड रखूंगा, देश पे नहीं जाऊंगा। हाँ। उत्तर प्रदेश में दो नेता ऐसे हैं जो पिछले 1.5-2 दशक से सर्वाधिक प्रभावशाली नेता हैं। कल्याण सिंह जी जब नेपथ्य में गए तब से तो है ही, मुलायम सिंह और मायावती, ये 2, 3, 4, 5 लाख की भीड़ कहीं भी जुटाने में सक्षम हैं। दोनों में अद्भुत स्पार्क है उत्तर प्रदेश में। आप इनसे असहमत हो सकते हैं, आप इनके भाषण से असहमत हो सकते हैं, नीतियों पर विरोध समर्थन कर सकते हैं, लेकिन ये नेता बड़े हैं उत्तर प्रदेश की जमीन पर, इससे इनकार जो करता है वो समझ लीजिए फिर रात में भी काला चश्मा लगाए है। भारतीय जनता पार्टी के सामने वो संकट था कि किसको लाए। जो मौजूदा नेतृत्व था वो करंट नहीं दे पा रहा था। भाई गाड़ी में बैटरी नहीं हो तो गाड़ी तो स्टार्ट नहीं, कितनी महंगी गाड़ी हो, कितनी बड़ी गाड़ी हो, तो वो बैटरी का काम हो गया नरेंद्र मोदी के आने से। उत्तर प्रदेश में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख आदमी को जुटाने की क्षमता भाजपा भी पा गई। भाई नहीं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के आदमी के जरिए नहीं आएगा, हम मोदी को लाएंगे, लेकिन अभी इसमें इस तीनों के बराबर आने पर लेकिन में कांग्रेस है। कांग्रेस के पास अभी भी वो करिश्मा नहीं आया जी, जो उत्तर प्रदेश में स्पंदन पैदा कर दे और कहे कि हां मेरा ट्रंप कार्ड ये है, जहां जाएगा 5 लाख लोग सुनने आएंगे और ताली बजाएंगे। नहीं, ये तीनों नेता उत्तर प्रदेश में जहां बोलेंगे वहां लोग घंटों ताली बजाएंगे। ये मान लीजिए, सच बोलता हूं, कांग्रेस के पास अभी समस्या है। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी पर फोकस करके अपने को कहूंगा, मुलायम सिंह यादव 2014 का चुनाव लड़ेंगे तो उनकी नीति क्या होगी, जितना मैं उनको समझता हूं उसके आधार पर कह रहा हूं, वो 14 का चुनाव जब लड़ने जाएंगे जनता के सामने उत्तर प्रदेश की, तो वो सरकार को भी थोड़ा सा किनारे कर देंगे, डिस्टेंस पर खड़ा कर देंगे अपनी सरकार को, और वो कहेंगे कि जो अच्छा हुआ अच्छी बात है, जो नहीं हुआ या गलत हुआ उसकी सजा मुलायम सिंह को मत दो। मैं आया हूं वोट मांगने, मैं अंतिम चुनाव लड़ने आया हूं, अंतिम बार वोट मांगने आया हूं, ये कह के जाएंगे मुलायम सिंह यादव चुनाव में। आप देख लीजिएगा, मेरी बात असत्य हो तो क्षमा मांगूंगा। और उनकी बगल में होंगे पूरे प्रदेश में आजम खान, ये देख लीजिए, यही रणनीति है मुलायम सिंह यादव की। आज की रैली में भी देखिए, मुख्यमंत्री जी का संबोधन मुख्यमंत्री का ही संबोधन था सरकारी। कितने लैपटॉप बांटे, कितना क्या हुआ, विकास जी कैसा कैसा, क्या खेती बाड़ी, सब पॉलिटिकल भाषण मुलायम सिंह का रहेगा। दशा और दिशा क्या है, दर्शन क्या है समाजवादी पार्टी का, उसके तर्कस में कौन से तीर है, ये मुलायम सिंह ही बोलेंगे। इसलिए मैं कहता हूं मुलायम सिंह यादव अपने जीवन के इस चुनाव में, हो सकता है उनका अंतिम चुनाव हो, उसके बाद उतने सक्रिय ना भी रहे, वो केवल यही बात लेके जाएंगे कि 40 वर्ष की पूंजी दांव पर लगाने आया हो, आखिरी बार अगर कुछ अच्छा किया हो तो हमारी पार्टी को वोट देना, इस आधार पर वो वोट मांगेंगे। अब वोट जनता जनादेश देती है नहीं देती है, ये तो मैं भविष्यवक्ता हूं नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में आज 3 पार्टियां मुझे बराबर पर अब दिखती हैं, भाजपा, बसपा और सपा, लेकिन कांग्रेस अभी भी उत्तर प्रदेश में, देश की मैं नहीं जानता, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अभी इन तीनों से काफी कमजोर नजर आ रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आप बंदे रहेंगे, एक ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार सीधे आपको उत्तराखंड लेकर चलेंगे। मुलायम को पीएम बनाने की तैयारी, लखनऊ के बाद अब दिल्ली की बारी। मुलायम करेंगे दिल्ली में राज, आजमगढ़ से हुआ सपने का आगाज।